खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश अवर सिलेबस फॉर हाफ ईयरली 11th क्लास। तो एंगुलर मोमेंटम, उसकी एप्लीकेशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपके सिलेबस में से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस और उसकी एप्लीकेशंस इस साल के लिए फॉर दिस सेशन ओनली आर बीन रिमूव्ड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन की, तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये 5 चीजें हैं। लेकिन हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और वहां पे फोर्स नहीं लगती, वहां पे टॉर्क लगता है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस वेक्टर एफ। और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी रहती है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू अ वेक्टर, जबकि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विल गिव यू अ स्केलर। जैसे वर्क डन है, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो होता है एल, एल, ठीक है। और एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम इसमें कंपैरिजन करके देखें इन दोनों में, तो आप लोगों ने पढ़ा है टॉर्क एल, यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर पी है। आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ याद होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt। यही थी इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है ना न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन के सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है। एक एक थी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और एक था एफ इजिकल टू एम ए, फोर्स इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे काम की है। तो यहाँ पे आर तो दोनों में सेम है, लेकिन एफ और पी को अगर हम कंपेयर करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt। तो हम ये डिराइव करके दिखाएंगे कि कैसे टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल क्यू इन एक्स वाई प्लेन। हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया, ठीक है, हैविंग पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पर ये पार्टिकल पड़ा है, यहां पर हम P भी मान सकते हैं या Q भी मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर पार्टिकल पड़ा है अभी इस पोजीशन पर, ये पोजीशन पर। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में है, वेक्टर आर इसकी पोजीशन वेक्टर है रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हम लाइन खींच दे यहां तक, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। लेट अ लीनियर मोमेंटम। जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम P एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। हम मान रहे हैं कि इस पार्टिकल पे लीनियर मोमेंटम P एक्ट कर रहा है। तो वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है RP साइन थीटा, और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो RP कोस थीटा। एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग Z एक्सिस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। आप लोगों को पता है कि स्क्रू रूल क्या होता है? अगर आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो बाहर की तरफ आएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ऐसे, अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, और अगर मान लो ऐसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और अगर ये क्लॉकवाइज होता, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है
तो ये नीचे की तरफ आता, ठीक है, जो उसका रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे आर क्रॉस पी का रिजल्टेंट क्या है, एल है, ठीक है। तो इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग जेड एक्सिस, ये दिखा रखी है डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर एल आएगा, ठीक है। स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, अब अगर थीटा 0 180, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो वेक्टर एल की वैल्यू 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, और जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 का होगा, देन एल इज इक्वल टू मैक्सिमम, बिकॉज साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पे होती है, ठीक है। व्हेन आर इज मैक्सिमम द एल इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि अगर आर मैक्सिमम है तो एल भी मैक्सिमम होगा। इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है, डोर के जो नोब्स होते हैं ना, कोई भी अगर डोर हम बनाते हैं तो डोर के जो नोब्स होते हैं वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम दूर क्यों रखते हैं। छोटा सा अभी इसमें आगे क्वेश्चंस भी आएंगे कि जो डोर्स होते हैं, आपने कोई भी डोर देखा होगा फ्लैट, तो जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी उस डोर की, जहां से वो घूमता है, उससे हम डिस्टेंस को दूर क्यों रखते हैं, हमेशा नोब को हम दूर ही क्यों बनाते हैं। वो इसीलिए बनाते हैं बिकॉज अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम कम फोर्स लगा के भी हमें ज्यादा एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो हम क्या चाहते हैं हमेशा कि हमारा जो एफर्ट है वो हमेशा कम हो और आउटपुट हमें ज्यादा मिले। तो अगर हम आर की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो बिना पी की वैल्यू को बढ़ाए हम एल को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए वो जो नोब्स होते हैं वो हमेशा जो एक एंड पे एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसके दूसरे एंड पर, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे लगता है हमेशा नोब। तो उससे क्या होता है, आर की वैल्यू बढ़ जाती है। और आगे आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ोगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर निकालने हो एंगुलर मोमेंटम के, वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेक्टर पी पी एक्स आई, फिर अच्छा एक और बात, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कोमुटेटिव। इसका मतलब अगर मैं वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी लू तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा माइनस ऑफ, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर के, ठीक है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। तो फिर एक कंपोनेंट को हम लिख लेंगे। और अगर आपको टॉर्क का करना है, टॉर्क में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ पे पी की जगह आ जाएगा एफ आ जाएगा, जहां जहां पी लिखा है वहां पे एफ आ जाएगा, फोर्स। ओके, तो ये है एल एक्स का कंपोनेंट, एल वाई का और ये एल जेड का। अच्छा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एज वी नो दैट वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, इसे कहते हैं टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। तो इनको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अभी आपने मैथ्स में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी होगी, लेकिन स्टार्टिंग में जो मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक रूल बताया था आपको। क्या बताया था मैंने, यूवी रूल। डिफरेंशिएशन में एक रूल होता है, आगे आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, इसे यूवी रूल बोलते हैं इसको। यूवी रूल में क्या है, अगर दो वेक्टर हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना है और दोनों ही वेक्टर है, तो इसको हम u मान लेते हैं, जो फर्स्ट क्वांटिटी होगा उसको u मान लेते हैं, दूसरे को हम v मान लेते हैं। तो इसका रूल होता है फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज, सेकेंड क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज फर्स्ट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। दिस इज द रूल, यूवी रूल। मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ाया था आपको, जीरो चैप्टर जो है इसका, ठीक है, वहां पर ये रूल है। मैथ्स में आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको फिजिक्स में रूल यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, आर, तो आर क्रॉस, अगर डॉट होता तो डॉट लगाते हैं यहाँ पर, अगर दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे डॉट लगाते हैं, डीपी अपॉन डी टी प्लस वेक्टर पी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। अब हमें पता है कि dp अपॉन dt किसका फॉर्मूला होता है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से वेक्टर f का, फोर्स का फॉर्मूला होता है। वेक्टर p और dr अपॉन dt किसका फॉर्मूला होता है, v का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जीरो कैसे आया, ये जीरो कैसे आया, देखो वेक्टर p का फॉर्मूला क्या होता है, m
क्रॉस वेक्टर पी, क्रॉस वेक्टर बी, यही आएगा ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में v क्रॉस v या i क्रॉस i जीरो होता है, तो इसीलिए जीरो आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वेक्टर p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जब मैं इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, मास तो कांस्टेंट है, और i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट में वन होता है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसलिए जीरो। तो ये r क्रॉस f किसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क का। तो विच प्रूव्स, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, a rigid body is said to be in equilibrium if both the linear momentum and angular momentum of the rigid body remains constant with time, hence the body possesses two equilibrium simultaneously। अब एक रिजिड बॉडी की बात करें तो वो ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है, रोटेशनल मोशन भी करता है। तो कोई भी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही कंजर्व हो या दोनों ही कांस्टेंट रहे विद टाइम, उनके वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो एक साथ दो तरह के इक्विलिब्रियम पोजेस करता है एक रिजिड बॉडी, एक तो ट्रांसलेशनल, ठीक है, और एक रोटेशनल। तो ट्रांसलेशन में द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इक्विलिब्रियम से आप समझते क्या हो, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? द रिजल्टेंट या जितना भी आपके पास फोर्सेस लग रही है, चाहे वो पॉजिटिव साइड राइट साइड लग रही हो चाहे लेफ्ट साइड लग रही हो, उन सब का सम अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मानते हैं, एक बॉडी है, उसको एक साइड से 30 न्यूटन की फोर्स खींच रही है, दूसरी साइड से भी 30 न्यूटन की फोर्स खींच रही है, और दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गई, तो उस केस में वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो नेट फोर्स कितनी होगी उस बॉडी पे, जीरो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में रस्सी खींचते हैं, रस्सी खींचने वाली जो गेम होती है उसमें दोनों टीम्स रहती हैं, जिस टीम के तरफ से फोर्स ज्यादा होगी रस्सी उस तरफ ज्यादा खींचेगी, और अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो रस्सी पे जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो टग ऑफ वॉर इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, और रोटेशनल के लिए रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टॉर्क्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। अच्छा, अब इसमें टॉर्क भी जीरो होगा, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एक्सटर्नल फोर्स, और हमने प्रूफ कर ही दिया कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक साथ दो दो इक्विलिब्रियम पोजेस करता है रिजिड बॉडी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपने जब लीनियर मोशन पढ़ा होगा, जब हमने लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा है न्यूटन्स के, जहां पे हमने लॉज पढ़े हैं, तो वहां पे हमने एक टर्म पढ़ी थी इनर्शिया, और यहाँ पे जो हम टर्म पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे आर एनालोगस टू ईच अदर, लेकिन इनर्शिया लीनियर मोशन में जो रोल निभा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही रोल निभा रहा है, तो दे आर एनालोगस। इनर्शिया लीनियर मोशन में जो रोल निभा रहा है, जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही रोल निभा रहा है। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ masses of the particles constituting the body and square of their respective distances। तो मान लिया हमने एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका अलग अलग मास है m1 m2 डैश 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 अप टू mn, और उन सब का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, किसी का r1 है, किसी का r2 है, डैश 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 अप टू rn। अच्छा, ये एक ना सीरीज होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट पार्टिकल का मास लोगे और वहां पे r2 लगा दोगे। तो जहां पे फर्स्ट पार्टिकल है तो वहां पे m1 आएगा और वहां पे r1 आएगा, ऐसा नहीं कि m2 r2 अपनी मर्जी से लगा दूंगा। तो लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये इनके मासेस हो गए, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें, ये इनके मासेस हो गए, ये इनके डिस्टेंसेस हो गए। तो हमने क्या बोला, I इज इक्वल टू सम ऑफ,
अब हर एक पार्टिकल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जब हम पूरी बॉडी का निकाल रहे हैं तो एक एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम सबको ऐड कर देंगे। तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, मास इंटू डिस्टेंस। तो ये तो फॉर्मूला एक बार याद रख लो। आई का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है आई, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस फॉर्मूला। तो m1 r1 का स्क्वायर, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस सेकंड प्लस थर्ड डैश 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 अप टू mn nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से हम समेशन यूज कर लेते हैं, मैथ्स में यूज होगा ये i इज इक्वल टू 1 से n तक m r स्क्वायर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। डायमेंशन क्या होगी इसकी, फॉर्मूले से पता चल रहा है, मास इंटू एल का स्क्वायर, ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। Physical significance, it is the measure of resist a change in its rotational motion. Greater is MOI, greater will be the torque required. ये यही तो होता है, इनर्शिया का काम भी क्या है, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन वो लीनियर मोशन में है। यहाँ पर रोटेशनल मोशन में है, तो जितनी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा टोर्क लगाना पड़ेगा। अभी हम कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या क्या कंपैरिजन है, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मास पे डिपेंड करता है बॉडी के, साइज और शेप पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी रिस्पेक्ट टू बॉडी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एमओआई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ सकता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। व्हाई अ हैवी व्हील, फ्लाई व्हील जिसे हम बोलते हैं, इज अटैच्ड टू द शाफ्ट ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की शाफ्ट के साथ ही हैवी व्हील या फ्लाई व्हील क्यों लगा होता है। हैवी व्हील ऑफ कोर्स का मास ज्यादा, तो यहाँ पे एमओआई के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ इट्स हैवी मास इट हैज लार्ज एमओआई, ज्यादा मास होने की वजह से इसका जो एमओआई है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। फ्लाई व्हील अपोजेस सडन चेंज इन स्पीड ऑफ व्हीकल ड्यू टू विच राइट फॉर द पैसेंजर बिकम विल बी स्मूथ। अब आपने देखा है कि एकदम से आप अगर स्पीड को बढ़ाओगे घटाओगे, ठीक है, तो जो राइड है वो इतनी स्मूथ नहीं होगी। तो ये जो फ्लाई व्हील है ये उसको अपोज करता है बिकॉज उसका एमओआई ज्यादा है। अब अगर एमओआई ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है, तो एकदम से चेंज नहीं आएगा स्पीड पे, आपको बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा तभी स्पीड में चेंज आएगा। ओके, तो एकदम से जो चेंज आएगा, सडन चेंज वो नहीं आएंगे। तो सडन जो जर्क्स लगते हैं जब आप स्पीड को बढ़ाओगे या घटाओगे वो कम हो जाएंगे, तो इसलिए आपकी जो राइड है वो स्मूथ हो जाएगी। ओके, Why in a bicycle and bullock cart most of the mass is concentrated at the ring of the wheel? ये सब क्वेश्चन लिखे हुए आप इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एमओआई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एमओआई में रिलेशन क्या है। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर तो v की हम बात कर नहीं सकते बिकॉज रोटेशनल मोशन है, और v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। और आपने यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में एक चीज पढ़ी थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था आपने, ठीक है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इट। तो हमने बस यही करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम, आप अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया, डायग्राम हर जगह पे ऐसे ही बनाने, देखो डायग्राम देख लो कैसे बनाने। ये एक आप एक्सिस ऑफ रोटेशन लोगे, ये ओमेगा दिखाओगे आप, और हाँ जी बेटा बोलो बोलो, हाँ आर का भी स्क्वायर, सो हाँ ठीक है। तो ये डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, रिजिड बॉडी को शेप नहीं होती तो कैसे बना सकते हो आप। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसे दिखा दोगे, ये m1 दिखा दोगे आप, इसका डिस्टेंस r1, ठीक है। ऐसे ही m2 दिखा देना, ऐसे ही mn दिखा देना, ठीक है। तो सबका डिस्टेंसेस दिखाना पड़ेगा आपको, r1 r2 r3 या ऐसे ही rn, मतलब दो तो कम, दो m1 m2 और एक mn, ठीक है।
समझ आ गई? तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी रोटेट करेंगे। तो पार्टिकल्स रोटेट करेंगे तो हर एक पार्टिकल में भी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड पार्टिकल की प्लस थर्ड फोर्थ ऐसे सो ऑन nth पार्टिकल की। फिर हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने निकाल रखा है पहले से v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है वही इन पार्टिकल्स की भी एंगुलर वेलोसिटी होगी। इनकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी क्योंकि इनके डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी। तो r1 ओमेगा, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करके थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है, ओमेगा कॉमन लेंगे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बिकॉज ओमेगा कॉमन है, हाफ भी कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचा, mn m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर। और अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो ये रिलेशनशिप है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज इट। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा देखो गायरेशन का मतलब क्या होता है, गायरेशन का इसका सिंबल है के। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। गायरेशन एक कंडीशन होती है, जैसे मान लो एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसके अंदर 100 पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें से जो एक पार्टिकल है उस पे पूरी बॉडी का लगभग 90 से 95% मास उस एक पार्टिकल के अंदर है। बाकी जो 99 पार्टिकल्स हैं वो सब मिला के 5% मास है उनका, सब मिला के 99 पार्टिकल्स का। तो उसे हम बोलते हैं गायरेशन, कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पार्टिकल जिसपे पूरी बॉडी का जो मास है कंसंट्रेटेड हो, मोस्ट ऑफ द मास, लगभग 90 टू 95% मास, ठीक है उसमें बहुत सारे पार्टिकल, लेकिन उसमें एक पार्टिकल बहुत ही ज्यादा भारी है और लगभग पूरी बॉडी का जो मास है उसका 90% 95% उसी का अकेले का ही है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो गायरेशन हम दिखाएंगे कैसे। अब यहां पर देखो, यहां पर ऐसे हम एक बॉडी बना लेते हैं, ओके, या दिखा दिया हमने रोटेशन ओमेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बाकी जो सब पार्टिकल्स हैं उनका मास m ही रहेगा, लेकिन जो गायरेशन वाला जो पॉइंट है उसको हम ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा सा ऐसे सर्कल कर देंगे और इसे हम दिखाएंगे k। इसका डिस्टेंस k है, इसका डिस्टेंस r2 होगा, इसका r1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे एक ऐसे बॉडी दिखा देंगे कि लगभग जो इस बॉडी का पूरा मास है इस अकेले पार्टिकल की वजह से ही है लगभग, ओके। उसके बाद ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो ये देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है इसको। बाकी सबका मास m स्मॉल m है इसका मास कैपिटल M, लगभग पूरी बॉडी का जो मास है वो इसका मास है, ठीक है। वर्डिंग्स लिखी हुई है। तो MOI का फॉर्मूला क्या होता है, m, अब m1 r1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका मास इक्वल है, ठीक है। m सबका मास इक्वल है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सब में से मैंने m कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्मॉल m, राइट हैंड साइड को, सिर्फ राइट हैंड साइड को हम n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब m इंटू n, मान लो बाजार में गए तो आपको कुछ खरीदना है वहां पर, तो आप क्या करते हो, एक का रेट पूछते हो ना, और अगर आपको 4 लेने हैं तो आप क्या करोगे, टोटल रेट कैसे निकालोगे, एक का रेट इंटू 4 का,
ऐसे ही आप बाजार में कुछ भी लेने गए, आपने 250 ग्राम लिया तो आपको 4 लेने हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल मास निकाल सकते हो ना। तो एक एक 1 kg आ जाएगा। तो m इंटू एन, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कैपिटल M। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कैपिटल M का। ठीक है, और ये n। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम मान ले कि पूरे का पूरा मास इस अकेले पार्टिकल पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इज इक्वल टू टोटल मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस पार्टिकल का डिस्टेंस, बिकॉज इस पार्टिकल पे लगभग पूरी बॉडी का मास है, तो I इज इक्वल टू m के स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का स्क्वायर अपॉन n। ये किसका, इसको बोलते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर। देखो रूट भी है, मीन का फॉर्मूला भी है, लेकिन स्क्वायर। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 अप टू Rn अपॉन n। इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। ओके, ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार के लिए फॉर दिस सेशन। यहाँ मैं छोटा सा ऐसे क्रॉस लगा देता हूँ, ये भी नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेशन आ जाती है उसकी। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। ये डेरिवेशन चाहे हमारे सिलेबस में नहीं है, एक बात और, ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट यूज हो सकती है न्यूमेरिकल्स में। जैसे ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यूज हो सकती है हमारे सिलेबस में, क्योंकि उसमें डेरिवेशन नहीं लिखा, डेरिवेशन के लिए मना किया उसमें, डेरिवेशन नहीं है। लेकिन आपको ये वाली वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस से नहीं कट गई है। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल कई बार आता है, इस पे न्यूमेरिकल कई बार आता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये न्यूमेरिकल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें न्यूमेरिकल आता है कि एक बॉडी रिजिड बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वहां पे रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, तो वहां पे इस तरीके से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें पता है टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी केपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, इट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन बनती है ना लीनियर मोशन में। यहां पर हम टॉर्क लगा रहे हैं और उससे एंगुलर एक्सेलरेशन बन रही है। ओके, देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। देयरफॉर टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 टॉर्क 2, सारे वेक्टर में आएंगे, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाए लेकिन वेक्टर में आएंगे सारे। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर F1। अब आपको पता है यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? MA। तो यहाँ पे F1 का फॉर्मूला पुट कर दिया, M1 A1 M2 A2 MN AN। और हमें ये भी पता है A का फॉर्मूला क्या होता है? R अल्फा। तो ये A1 और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे A1 का फॉर्मूला पुट कर दिया। A1 का फॉर्मूला क्या पुट कर दिया? R1 अल्फा 1, R1 अल्फा सॉरी, क्योंकि अल्फा सबके लिए सेम है, तो R1 अल्फा पुट कर दिया। R1 से R1 स्क्वायर M1 अल्फा। ठीक है, ऐसे ही A2 की वैल्यू पुट कर दी, R2 अल्फा, तो R2 से R2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही AN की वैल्यू पुट कर दी, फिर हम उसका समेशन ले लेंगे। तो ये रिलेशन है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर हम अल्फा को 1 माने
एंगुलर एक्सेलरेशन को 1 माने तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम एंगुलर, अभी हमने टॉर्क और एमओआई के बीच में रिलेशन निकाला, अब हम एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो दिस इज इट, ये हमारे पास रिलेशनशिप है। अच्छा, अब ये जो लास्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, it states that total external torque acting on a rigid body is zero, the angular momentum of the body is conserved। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। I1 ओमेगा L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और L का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पीछे रिलेशन निकाला हुआ है इसमें, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो I1 ओमेगा 1, बिकॉज L का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई ओमेगा होता है, तो आई ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया। और अगर आई ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I3 ओमेगा 3, जितना मर्जी इसको एक्सपेंड कर लो, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेस when it comes closer to the sun because its MOI about the sun decreases and vice versa। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आगे। A man carries heavy weights in his hands for standing on a rotating turntable can change the angular speed of the turning table। Can anyone tell how can a person change speed, angular speed? एक पर्सन है, वो एक रोटेटिंग टेबल के ऊपर खड़ा है और उसके हाथ में वेट्स है, तो कैसे वो चेंज कर सकता है एंगुलर स्पीड को, बताओ। कैन एनीवन टेल? माइक ऑन करो, जल्दी से बताओ। अच्छा चलो, ये तो मुश्किल हो गया थोड़ा, चलो मान लिया। एक डाइवर है जो आपने देखा होगा, गेम्स होती हैं ऐसी, वो जंप कर रहा है स्प्रिंग बोर्ड से, पहले वो अपनी फोर्स बनाता है, थोड़ी देर के लिए उछलता है, फिर वो डाइव मारता है। तो वो कैसे अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है और हवा में कैसे समरसॉल्ट मारता है, वो ये तो आप बता सकते हो, मेरे को लग रहा है। ये चौथा भी पढ़ सकते हो, आइस स्केटर वाला, बैलेट डांसर, ये तो देखा होगा कि आइस स्केटिंग होती है, उसमें वो एक कपल होता है, वो डांस कर रहा होता है और बहुत तेजी से घूमता है। वो कैसे वो करते हैं, कैसे वो स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं, कैसे वो बैलेंस करते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, देखो यहाँ पे हमने बोल दिया I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट ना। तो बेसिकली क्या रिलेशनशिप बनेगा इसका, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, आर पे। किस पे डिपेंड करता है, आर पे। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा, रेडियस बढ़ा, ठीक है, तो या डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द बॉडी अगर वो बढ़ा तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस घटा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब देखो कैसे करते हैं सारे। एक मैन कैरी कर रहा है हैवी वेट इन हिज हैंड्स फॉर स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल। देखो यहाँ पर एग्जांपल, ये एक रोटेटिंग टेबल है, इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये मान लो पर्सन है, उसके ऐसे दो हाथ है, इसमें इसने वेट पकड़ रखा है, ठीक है। तो क्या करेगा, जब उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, वो टेबल रोटेट कर रहा है, जब उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो वो क्या करेगा, इन वेट्स को, अपने हाथों को अपने पास ले आएगा, ऐसे वो फोल्ड कर लेगा अपने हाथों को, अपने हाथों को फोल्ड करेगा। फोल्ड करने का मतलब अपनी चेस्ट के बिल्कुल पास ले आएगा, ओके।
तो उससे क्या होगा, आर कम हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और जब उसको वेलोसिटी को कम करना है तो क्या करेगा, अपने दोनों हाथों को फैला लेगा ऐसे। जब यहां पर क्या है, आर की वैल्यू ज्यादा है, यहां आर की वैल्यू ज्यादा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन जब वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेगा तो आर की वैल्यू घट जाएगी। जब आर की वैल्यू घटेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा ही देखो इसका एग्जांपल, अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम स्प्रिंग बोर्ड एग्जिबिट समरसॉल्ट इन एयर। अब आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब वो जंप करता है, जब वो जंप कर रहा है ऐसे हाइट से, मान लो जंप कर रहा है, ऐसे जंप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर पानी पड़ा है और जंप कर रहा है यहाँ पर। अब किसी भी एक पॉइंट में जब उसने समरसॉल्ट करना है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी को फोल्ड करता है एक बॉल की तरह, वो अपनी बॉडी को फोल्ड करता है बॉल की तरह। उससे क्या हो गया, आर कम हो गया। जब उसने अपने हाथों और नीज को बिल्कुल पास लेके आ गया तो उससे आर बहुत कम हो गया। आर कम होने से क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो आराम से समरसॉल्ट कर पाता है। ठीक है, और जैसे ही वो यहां पर पहुंचता है इस पॉइंट पे लास्ट तक, जहां पे वो उसे मतलब पानी से टकराना है, वहां पर वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी कम कर लेता है, बिकॉज अगर वो ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से गया तो ही कैन डायरेक्टली गो, मतलब वो जो नीचे स्विमिंग पूल जो बना हुआ है उस पे नीचे वो पत्थरों से भी टकरा सकता है अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुई तो इसीलिए जब उसने स्ट्रेच करना हो तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आके वो स्ट्रेच कर लेता है। ठीक है, स्ट्रेच कर लेता है और यहां पर ये कर लेता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है। फोल्ड करने से क्या हो गया, आर कम, आर अगर कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। स्ट्रेच करने से एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। सो दिस इज इट। आप ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने बता भी दिया कि कौन से आपके टॉपिक्स आने और कौन से नहीं आने। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा।